Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. स्टार्ट कर रहे हैं हमारे zoology के एक नए चैप्टर से, दैट इज एनिमल किंगडम, जिसमें आपको बहुत दिक्कत आती है, लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। बच्चे बोलते रहते हैं मैम याद नहीं हो रहा, चैप्टर याद नहीं हो रहा, चैप्टर याद नहीं हो रहा। आज बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में। जो आपको नीट के लिए लिमिटेड चीजें याद रखनी है, एनसीईआरटी बेस्ड, वो तैयार करेंगे यहाँ पे, और कुछ ट्रिक्स के साथ इसको लर्न करेंगे। लिमिटेड क्लास में हर चीज ऐसे आपको बताऊंगी कि आपको क्लास में ही ऐसा टारगेट लेना है कि आपको ज्यादातर चीजें याद हो जाए, और फिर आपको उसको 2-4 बार लिख के रिवाइज करके याद करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा अगले चैप्टर से, दैट इज एनिमल किंगडम। उसका सबसे पहला पार्ट हमको पढ़ना होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये जो एक डायग्राम हमने यहाँ पे लगाया ना, इसकी भी सिग्निफिकेंस अभी आपको आगे पता चलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक चैप्टर स्टार्ट किया हमने एनिमल किंगडम, जिसमें अगर आपको याद हो तो आप आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, जिसमें आप दुनिया भर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हो। वो कौन से 5 किंगडम है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी को छोड़ के पूरे के पूरे एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपका फिफ्थ किंगडम होता है। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा है हायरार्की के हिसाब से कि किंगडम के बाद फाइलम्स आते हैं। हमने क्या किया बेटा, दुनिया भर में पूरे यूनिवर्स में जितने भी एनिमल्स होंगे ना, एनिमल्स जो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, उन सारे को, यानी एनिमल किंगडम को, सारे के सारे एनिमल्स को फाइलम्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम्स आते हैं। और किंगडम के बाद ये फाइलम्स आते हैं, तो हमने क्या किया है, हमने सारे के सारे एनिमल्स को 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है। कितने फाइलम्स में डिवाइड किया बेटा? 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है सारे के सारे एनिमल्स को। अब हम सबसे पहले इन 11 फाइलम्स का नाम याद कर लेते हैं, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। और अगर कोविड की वजह से आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपने 9th-10th अच्छे से नहीं करी है, देन ऑल्सो नो वरीज, हम अभी याद कर लेंगे उसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले याद करते हैं कि ये 11 फाइलम्स कौन से हैं। सबसे पहला फाइलम बेटा हमको पढ़ना होता है पॉरीफेरा। सबसे पहला एनिमल किंगडम का फाइलम है पॉरीफेरा। ठीक है, सेकंड फाइलम आता है सिलेंटरेट। सिलेंटरेटा। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं 11th क्लास के, उनके लिए थोड़ा सा, अगर ये एकदम नया है, सारे वर्ड्स नए हैं, तो ध्यान से सुनते जाइए, ग्रैब करते जाइए, पॉज करिए, बैक जाइए, वापस से फिर से सुनिए, और सब चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करिए, अगर आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। ठीक है, पहला फाइलम होता है बेटा पॉरीफेरा। दूसरा फाइलम होता है सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा का ही बेटा दूसरा नाम है नाइडेरिया। ठीक है, नाइडेरिया हम सिलेंटरेटा को ही कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड फाइलम आता है बच्चे आपका टीनोफोरा। थर्ड फाइलम टीनोफोरा। तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे क्या है फाइलम्स, क्या है ये नाम? बेटा ये फाइलम्स के नाम है। हमने क्या किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आए B2E में, आपने एडमिशन लिया, तो हम आपको पहले क्लासिफाई करेंगे कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। मेडिकल में आप क्लास 11th में हो कि 12th में हो कि आप 12th पास यानी रिपीटर के स्टूडेंट हो, तो हमको कोई बेसिस लेके उनको क्लासिफाई करना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमने सारे के सारे एनिमल्स को 11 फाइलम्स में डिवाइड कर लिया है। यानी कि पॉरीफेरा में बहुत सारे एनिमल्स हैं, फिर सिलेंटरेटा में बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें कुछ कॉमन होगा, तो हम उसको इस ग्रुप में रख देंगे। फिर टीनोफोरा में कुछ बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होगा, तो हम उन सबको टीनोफोरा में रख देंगे। ऐसे हमने फाइलम्स बनाए हैं। चौथा फाइलम होता है बेटा प्लेटीहेल्मिन्थ। फोर्थ फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्थ। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ में देखो नाम में ही क्या आ रहा है आगे, हेल्मिन्थ याद है ना तुमको? इम्यूनिटी में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आगे तुम फिर से पढ़ोगे। हेल्मिन्थ एक तरह का पैथोजन भी होता है, जो हमको डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, जैसे आपको बताया था पैथोजन 5 टाइप्स के हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआन एंड हेल्मिन्थ। तो यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थ में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थ में रखे गए हैं, जिसमें से कुछ हैं जो पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके उससे कोई एडवांटेज ले सकते हैं, उसको कोई डिजीज दे सकते हैं, तो वो पैथोजन का काम करेंगे। मैंने अच्छे से आपको पैरासाइट पैथोजन का डिफरेंस वगैरह इम्यूनिटी में सिखाया हुआ है। ठीक है, अगला फाइलम आता है बेटा आपका एस्केहेल्मिन्थ। ठीक है, देखो इस नाम में भी आया है हेल्मिन्थ। अगला फाइलम आता है एनेलिडा। नेक्स्ट फाइलम इज एनालिडा।
नेक्स्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। एंड द लास्ट 11th फाइलम इज कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, जिसमें हम आते हैं, हम बेटा ह्यूमंस कॉर्डेटा के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, तुमको ये सारे 11 फाइलम्स बाय हार्ट गाने की तरह लर्न होने चाहिए और इसी सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए। तुमसे अगर किसी टीचर ने फाइलम पूछा तो तुम ऐसे इसको लाइन से इसी तरह गा के बता दोगे, पॉरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ, एस्केलमिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। आपको ठीक इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है। तुम बोलोगे मैम क्यों 11 फाइलम याद रखने से मतलब है ना, जो जब याद आएगा तब बता देंगे। बेटा एक्चुअली क्या हुआ है, सबसे पहले जब एनिमल्स आए ना तो सबसे पहले पॉरीफेरा आए, उसके बाद उससे एडवांस आए सिलेंटेरेटा, उसके बाद उससे एडवांस आए टिनोफोरा। तो इवोल्यूशन कैसे होता है, सिंपल से एडवांस की तरफ होता है। तो ये सबसे सिंपल है, पॉरीफेरा वाले मोस्ट प्रिमिटिव हैं, सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं पॉरीफेरा, मोस्ट प्रिमिटिव। और बेटा ऐसे बढ़ते गए एडवांसमेंट की तरफ, कॉर्डेटा वाले सबसे एडवांस्ड हैं, मोस्ट एडवांस्ड। हम आते हैं किसमें, कॉर्डेटा में, मोस्ट एडवांस्ड फाइलम है ये एनिमल किंगडम की। तो इवोल्यूशन बेटा यहां से लेकर यहां तक ऐसे इसी डायरेक्शन में हुई है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। अगर यही डायरेक्शन है तो इसी सीक्वेंस में याद रखो, मोस्ट प्रिमिटिव से लेके मोस्ट एडवांस्ड तक में, ठीक है। अब देखो, तुमने क्या बोला कि यहां पर कॉर्डेटा है, ये क्या है बेटा, कॉर्डेटा। अभी हम पढ़ेंगे हमने कॉर्डेटा को कॉर्डेटा क्यों बोला, बट अभी आप ये याद रखो कि अगर ये कॉर्डेटा है तो यहां से लेकर पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक नॉन कॉर्डेट्स हैं, नॉन कॉर्डेटा है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। तो हम पूरे के पूरे एनिमल्स को या पूरे के पूरे फाइलम्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेट्स कहां से कहां तक हो जाएंगे बेटा, पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, हेमिकॉर्डेटा तक क्या हो जाएंगे, नॉन कॉर्डेटा। और फिर कॉर्डेटा वाला तो कॉर्डेटा है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस हम सीखेंगे कि हम ये नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा क्या पढ़ रहे हैं, किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं। अभी तो आप बस इतना याद रखो कि कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा के ऊपर तक सारे जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कॉर्डेटा नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेट हो जाएंगे। हेमिकॉर्डेट भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बोला है हमने। हेमी मतलब होता है हाफ, हाफ कॉर्डेटा। तो पहले हमको कंफ्यूजन हो गई थी कि ये कॉर्डेटा है, क्यों हुई थी ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा नहीं ये कॉर्डेटा नहीं है, चलो इसको अलग करो, तो हमने बोला हेमिकॉर्डेटा, झूठ बोल रहा था कि ये कॉर्डेटा है, तो ये क्या है एक्चुअल में, नॉन कॉर्डेट है। हेमिकॉर्डेट क्या है, नॉन कॉर्डेट है। पर हेमिकॉर्डेट के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, उन्होंने हमको पहले कंफ्यूज जरूर करा था, ज्यादा स्टडी जब हमने नहीं की थी तब इनके पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे जिसकी वजह से हमको लगा ये कॉर्डेटा है। फिर हमको पता चला नहीं, एक्चुअल में हमको धोखा हो रहा है, इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है जो कॉर्डेटा के पास होती है, तो हमने इसको निकाल दिया कॉर्डेटा में से। इसीलिए हम बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा इज द कनेक्टिंग लिंक, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा के जितने भी फाइलम्स आते हैं ना बेटा, जितने भी एग्जांपल्स आते हैं उन सबको आप क्या बोल सकते हो, वो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच के कनेक्टिंग लिंक है, मतलब दोनों को कनेक्ट करते हैं। बट अगर आपको एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि हेमिकॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेटा, तो आप क्या बोलोगे, नॉन कॉर्डेटा बोलोगे, क्योंकि कॉर्डेटा नहीं है तभी तो इसको कॉर्डेटा में से निकाल लिया था हमने। पहले हमने इसको सब फाइलम की तरह रखा था कॉर्डेटा के अंदर, फिर हमने बाहर निकाल लिया इसको, ठीक है। और चीजें देखो, इतने सारे फाइलम्स में से आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं एग्जाम्पल इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स तो आप कीड़े मकोड़े तो कितने सारे तरह के आप ही ने देख लिए अभी तक अपनी लाइफ में, तो सोचो ऑल ओवर वर्ल्ड कितने सारे तरह के इंसेक्ट्स होते होंगे। तो ये जो आर्थ्रोपोडा है ना, इन सारे फाइलम्स में सबसे बड़ी फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ
आगे ऑफ हमेशा याद रखना बहुत जरूरी होता है। पूरे एनिमल किंगडम में यानी इन 11 फाइलम्स में सबसे बड़ी फाइलम कौन सी है बेटा? आर्थ्रोपोडा है। किस बेसिस पे लार्जेस्ट बोल रहे हो आप? क्या इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स उनका नंबर बहुत ज्यादा है? बिल्कुल। इंसेक्ट्स की क्वांटिटी, मच्छर, मक्खी, वो दिवाली के टाइम पे दिखते से थोड़े से ग्रीन ग्रीन से छोटे छोटे बहुत कीड़े आते हैं जो कि दिवाली की लाइट्स, दियों की रोशनी, इन सबसे धीरे धीरे जल के थोड़े दिन में खत्म हो जाते हैं। उनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, अगले दिन वो ऑलरेडी 24 आवर्स के स्पैन के बाद खुद ही मर जाते हैं। तो एक्चुअली इनका नंबर बहुत ज्यादा है। तो इन सारे फाइलम्स में से आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि इसके अंदर हमने कितने ऑर्गेनिजम्स नंबर में रखे हैं, कितने सारे एनिमल्स आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो किस बेसिस पे बोल रहे हैं? ऑन बेसिस ऑफ नंबर। ऑल्दो वैरायटी भी इसी में सबसे ज्यादा होती है, कीड़े मकोड़ों की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है इंसेक्ट्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटी इज ऑल्सो एनिमल आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। बट अभी हम जो याद करें दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स इन आर्थ्रोपोडा इज मैक्सिमम। ठीक है, तो नंबर ऑफ एनिमल्स इन आर्थ्रोपोडा इज मैक्सिमम, सो वी आर सेइंग एनिमल किंगडम इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, अब आइए आर्थ्रोपोडा नाम क्यों रखा है भाई? ये क्यों? इनके पास कुछ तो एडवांटेज होगा कि इनकी इतनी सारी वेराइटीज और इतने सारे नंबर हैं और किसी फाइलम के नहीं है। इनके पास एक एडवांटेज है बेटा, आर्थ्रो मतलब होता है ज्वाइंट। ठीक है, जैसे आर्थराइटिस सुना है ना, आर्थराइटिस में क्या होता है? ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाती है। आर्थ्रो मतलब ज्वाइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो आर्थ्रोस मतलब होता है ज्वाइंट। तो यहां पे भी आर्थ्रोस का मतलब है ज्वाइंट, तो इसको हम लिखते हैं ज्वाइंटेड। आर्थ्रो मतलब हो गया ज्वाइंटेड। कि जो पोडा वर्ड है ना बेटा, पोडा कहीं पर भी आता है, इसका मतलब होता है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस बता दो फटाफट से, किसको कहते हैं? अपेंडेजेस कहते हैं लिम्ब्स को, 4 लिम्ब्स, हाइंड लिम्ब्स, हाथ और पैर, या जितने भी जिसके पास लिम्ब्स होंगे यानी अपेंडेजेस होंगे। जैसे कि मछलियों के पास क्या होगा? फिशेस के पास फिन्स होंगे तैरने के लिए, या वाटर करंट को थोड़ा सा करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फेंकने के लिए फिन्स होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं। बैट के पास टैजिया होता है उड़ने के लिए, चमगादड़ के पास। तो ऐसे ही हर किसी के पास अपेंडेजेस होते हैं, यानी 4 लिम्ब्स, हाइंड लिम्ब्स, फ्लिपर्स, ये सब कुछ होता है डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट कि वो वाला ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है। ठीक है, तो ये जो अपेंडेजेस होते हैं उसी को पोडा बोलते हैं, अपेंडेजेस को ही पोडा बोलते हैं। तो इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस का क्या मतलब? जैसे तुमने मच्छर को देखा है, उसका हाथ ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बहुत सारा जुड़ा होता है, बहुत सारे जॉइंट्स हैं उसके अंदर। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच का अगर लिम्ब्स देखोगे ना तो ऐसे ऐसे करके कुछ लिम्ब्स होते हैं, ऐसे सीधा नहीं होता। उससे फायदा क्या होता है बेटा? इनको कहीं से भी बच के जाना, इनको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है जॉइंट्स की वजह से। अगर सीधा रहेगा मान लो नहीं जा सकता, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो ऐसे कहीं से भी बच के चला जाएगा। तो बच गया कि नहीं बच गया, या कहीं पर भी सर्वाइवल उसका इजी हो गया कि नहीं हो गया। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से हम इतना फोकस करके क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नीट 2022 में बहुत सारे असर्शन रीजन क्वेश्चंस आए थे, तो हर चीज का रीजन आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट फाइलम क्यों है? क्योंकि इसके पास एक एडवांटेज है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके पास। फ्लेक्सिबिलिटी अगर पूछा जाएगा क्यों होती है, देखो लार्जेस्ट फाइलम अगर असर्शन है तो रीजन क्या आएगा? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अगर असर्शन है तो रीजन क्या आएगा? कि इनके पास होते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ गया आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा क्यों बोला, तो तुम क्या बोलोगे? क्योंकि आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस, इनके पास होते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है? आर्थ्रोपोडा। तो हर चीज के पीछे लॉजिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप असर्शन रीजन क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बेटा, असर्शन रीजन में दिक्कत ऑप्शन नंबर 3rd और 4th में नहीं आती, जिसमें एक ऑप्शन गलत हो या पहली ऑप्शन असर्शन ही गलत हो गई तो ऑप्शन नंबर 4 आप लगा देते हो। दिक्कत आती है ऑप्शन नंबर 1 और 2 में, जब दोनों सही होते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये करेक्ट रीजन है या नहीं है। उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि ये रीजन बनेगा कि नहीं बनेगा। और फिर आप देखोगे कि जो असर्शन दिया है उसमें लगा के देखोगे क्योंकि, और फिर रीजन पढ़ोगे। क्योंकि लगा के अगर रीजन पढ़ोगे और आपको सही स्टेटमेंट लगती है तो ही आप उसको करेक्ट बताओगे। तो कभी भी ऐसे स्वैप करके आ गया, जैसे अगर मैंने बोला कि मान लो फ्लेक्सिबिलिटी है,
क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम है, गलत है बेटा। अगर एसर्शन ये है तो रीजन ये नहीं बनेगा। लार्जेस्ट फाइलम है क्योंकि, तो रीजन क्या बनेगा, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक और रीजन होता है इनके लार्जेस्ट फाइलम होने का, दैट इज इनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। इनकी बॉडी, कॉकरोच को देखा ना, ऐसा हार्ड सा शेल चढ़ा होता है उसके ऊपर। इनका जो स्केलेटन है, जैसे हमारे हड्डियों का स्केलेटन बॉडी के अंदर है, इनका बॉडी के बाहर है, सुरक्षा कवच बनाता है, आर्मर बना लेता है, ठीक है, जिससे कोई भी इनको अटैक करता है तो थोड़ा तो ये अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि हार्ड शेल है इनके बॉडी के ऊपर, दैट इज इनका स्केलेटन बाहर है, यानी एक्सोस्केलेटन है इनके पास। स्केलेटन जब भी बाहर होता है हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो इनके पास एक्सोस्केलेटन है जो कि काइटिन का बना होता है, जो कि इनके लिए आर्मर का काम करता है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं, इनको जल्दी कोई अटैक नहीं कर पाता, ये जल्दी किसी हार्श कंडीशन से मरते नहीं है। तो इसलिए ये लार्जेस्ट फाइलम है, पर ये सारी डिटेल हम आर्थ्रोपोडा पढ़ते वक्त करेंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद बेटा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलस्का। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ कोर्स ऑफ एनिमल किंगडम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, मोलस्का। मोलस्का में फॉर एग्जांपल बेटा वो देखे ना, पानी के अंदर सीप होता है, उसके अंदर मोती निकलता है, वो एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मोलस्का में आता है, उसमें से हम मोती, पर्ल ओयस्टर्स होते हैं, पर्ल उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। फिर आते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मतलब होता है ना स्पाइनी, कांटेदार। डर्मा मतलब होता है बेटा, डर्मा वर्ड कहीं पर भी आए तो स्किन। तो ये कैसे होते हैं, स्पाइनी स्किन। ऐसा लगता है इनकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर कांटे कांटे लगे हुए, क्यों लगे हैं, क्यों ऐसा लगता है, सब हम इकाइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे। तो इकाइनो मतलब स्पाइनी, डर्मा मतलब स्किन, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स। ये जो मोलस्का है इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो इनको हम बोलते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आप किसको बोलते हो, मोलस्का को बोलते हो। स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म आप किसको बोलते हो, इकाइनोडर्मेटा को। जॉइंटेड अपेंडेजेस किसके पास होते हैं, आर्थ्रोपोडा के पास। एनेलिडा पे आओ। एनेलिडा वर्ड आया है एनुलस से। एनुलस का मतलब होता है रिंग। जैसे अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म को देखा है ना, उसमें ऐसा लगता है रिंग, एक और रिंग, एक और रिंग, ऐसे जोड़ के उनकी बॉडी बनी हुई है। तो रिंग्स से जोड़ के बॉडी बनी थी, इसीलिए हमने रिंग के लिए एक वर्ड होता है लैटिन में, दैट इज एनुलस। एनुलस को उठा के हमने फाइलम का नाम कर दिया एनेलिडा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एनेलिडा नाम क्यों पड़ा है, तो एनुलस की वजह से पड़ा है, क्योंकि एनुलस का मतलब होता है रिंग, और एनेलिडा में ऐसे रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म। क्योंकि बेटा एनेलिडा में ऐसे सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, एक सेगमेंट, फिर दूसरा सेगमेंट, फिर तीसरा सेगमेंट, फिर चौथा सेगमेंट, बॉडी में सेगमेंटेशन होती है। इसीलिए फिक्स यहाँ पे हम याद रखते हैं कि एनेलिडा में सेगमेंटेशन होती है, जिसकी वजह से रिंग्स होती हैं। रिंग्स के लिए एक नाम होता है एनुलस, इसलिए हमने इसको बोल दिया एनेलिडा, ठीक है। आप घबराना नहीं कि एक ही स्लाइड में हम ये इतना सारा क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अगर आपने कभी नहीं सुना, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हम क्या क्या वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, बेसिक उसके बारे में क्या क्या चीजें, और यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। और ये सारी जितनी भी चीजें मैं बोल रही हूँ ना, ये अलग अलग से जब हम फाइलम पढ़ेंगे तो हम दोबारा से कवर करेंगे। ये सारी चीजें दोबारा आएंगी, आपका रिवाइज भी होगा, आपको क्लास में ही याद भी होगा, आपके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, एनसीईआरटी भी कवर होगी, आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लगा पाओगे। बस आपने बार बार सुनना है और मेमोराइज करना है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और बातों का ध्यान रखना है। असर्शन रीजन वाली बात जैसे आपको बताई, तो उसमें अपना ध्यान थोड़ा सा अलर्ट रह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिंथ को ही कहते हैं बेटा फ्लैट वर्म्स। ये वर्म जैसे होते हैं, कीड़े जैसे होते हैं, लंबे लंबे, बट ये ऐसे चपटे होते हैं, ऐसे फ्लैट होते हैं, इसीलिए हम इनको फ्लैट वर्म्स कहते हैं। एस्केहेल्मिंथ को कहते हैं बेटा राउंड वर्म्स। ये भी वर्म जैसे होते हैं, कीड़े टाइप के होते हैं, बट ये चपटे नहीं होते, फ्लैट नहीं होते, गोल ही होते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं राउंड वर्म्स। तो एस्केहेल्मिंथ का कॉमन नेम है राउंड वर्म, प्लेटीहेल्मिंथ का कॉमन नेम है फ्लैट वर्म। एस्केहेल्मिंथ को ना पहले बोला जाता था निमाटोडा, पहले इसका पुराने जमाने का इसका नाम है निमाटोडा, और पुराने जमाने में इसको इसीलिए हम निमैट हेल्मिंथ भी कहते थे। निमैट हेल्मिंथ, निमैट हेल्मिंथ, तो हेल्मिंथ ही था, इसका पुराना नाम था नेमाटोडा, तो इसीलिए हम इसको निमैट हेल्मिंथ कहते थे। अब इसका नाम हो गया एस्केहेल्मिंथ या राउंड वर्म, इसको कहते हैं फ्लैट वर्म, ठीक है। फिर सिलेंटरेटा, ध्यान रखना, सिलेंटरेटा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, तीनों सी 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 से शुरू होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं करो। सिलेंटरेटा का दूसरा नाम है नाइडेरिया, नाइडेरिया का दूसरा नाम है सिलेंटरेटा, टीनोफोरा अलग फाइलम है, ये एक ही फाइलम है, ठीक है। तो सी 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 वाले नाम है, आपको ध्यान रखना है। टीनोफोरा ना
बेटा सिलेंट्रेटा का छोटा भाई है। जहां जहां सिलेंट्रेटा जाता है पीछे पीछे चला जाता है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आता यार, तू जैसा करेगा मैं वैसा ही कर लूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी हम बहुत सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें जहां जहां टीनो सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल आते हैं ना, वहीं वहीं टीनोफोरा के भी आ जाती है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। तो टीनोफोरा क्या है? सिलेंट्रेटा का छोटा भाई है। जैसे जैसे सिलेंट्रेटा करता है ये पीछे पीछे चला जाता है। आते हैं पॉरीफेरा। स्पंज बॉब देखा है ना, कार्टून्स देखते थे कि नहीं देखते थे? स्पंज बॉब जिनकी भी बॉडी ऐसे स्पंज जैसी होती है वो हम पॉरीफेरा में रखते हैं, इसीलिए बेटा हम पॉरीफेरा को कहते हैं स्पंज। ठीक है, सारे स्पंज वाले बॉडी वाले किस में आ जाते हैं? पॉरीफेरा में आ जाते हैं, कि जो कि मोस्ट प्रिमिटिव हैं। सबसे पहले पॉरीफेरा आए थे, फिर आए सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेलमिंथ और फ्लैटवर्म्स, फिर एस्केहेलमिंथ और राउंडवॉर्म, नेमाटोडा और निमेटहेलमिंथ, देन आया एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। वी हैव डिवाइडेड ऑल द फाइलम्स इनटू नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। वी हैव लर्नड व्हिच इज द लार्जेस्ट फाइलम एंड व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। आर्थ्रोपोडा का नाम आर्थ्रोपोडा क्यों है, एनेलिडा का नाम एनेलिडा क्यों है, मोलस्का को और क्या कहते हैं, काइनोडर्मेटा को नाम क्यों रखा है, फिर मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट एडवांस कौन सा है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में कनेक्टिंग लिंक्स क्या हो, किस वाले फाइलम को और या उसके एग्जांपल्स को कहते हैं। ठीक है, दीज आर द 11 फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम दैट वी हैव टू कवर वन बाय वन। वो फाइलम्स करने से पहले हम क्या करेंगे? इन सारे फाइलम्स का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिस। अब ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? अगेन फॉर एग्जांपल तुम आए B2E लर्निंग में एडमिशन लेने के लिए, सबसे पहले हम तुमसे पूछेंगे कि तुम बेटा नीट के स्टूडेंट हो या जेई के। तुम्हारा हमने बेसिस क्या लिया कि तुम्हारी स्ट्रीम कौन सी है। इस स्ट्रीम हमने बेसिस लेके तुमको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। लेट्स से तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो, ऑफकोर्स ये पढ़ रहे हो तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, जूलॉजी पढ़ रहे हो तो फिर मेडिकल का जो स्टूडेंट होगा उससे हम पूछेंगे बेटा आप क्लास 11th में हो या 12th में हो या आपने 12th अपनी कंप्लीट कर लिया, प्रिपेटर के स्टूडेंट हो। तो अब हमने बेसिस क्या लिया? पहले हमने बेसिस लिया था बेटा स्ट्रीम, अब हमने सेकंड बेसिस लिया है क्लास, कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और फिर उनको डिवाइड कर दिया 11th में, 12th में, रिपीटर में। ठीक है, लेट्स से आप 11th क्लास में पढ़ते हो या लेट्स से आप रिपीटर में पढ़ते हो, फिर हम आपसे पूछेंगे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। तो अब हमने बेसिस क्या लिया है? अब हमने नेक्स्ट बेसिस लिया है बेटा आपका मीडियम कौन सा है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने आपको फिर से डिवाइड कर दिया। तो ये सारे बेसिस लेने पड़ते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम भी इतने सारे एनिमल्स की स्टडी कैसे करते? हमने बहुत सारे बेसिस ले लिए कि भाई इसके अंदर टिश्यू पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, इसको बीच से काटेंगे तो 2 बराबर हिस्से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके अंदर सिलोम एक आपके बॉडी के अंदर खाली ड्रम होता है वो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। वो बेसिस लेके क्या हुआ, हमने सारे फाइलम्स को रख दिया, तो इनका स्टडी बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, एक हमको मान लो नया ऑर्गेनिज्म मिला, मान लो तुमने रिसर्च की, तुम एवोल्यूशन वाली लाइन में चले गए आगे और पैलेंटोलॉजी में स्टडी करो, तुमको एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, बहुत पुराने टाइम का पड़ा हुआ है उसका फॉसिल, तुमने उसको स्टडी किया, तुमने बोला इसके में ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक है, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक, अब इसको कौन से फाइलम में रखें? तो तुम देखोगे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक लेट्स से आते हैं एस्केहेलमिंथ में, तो तुम उसको उठा के किस में रख दोगे? एस्केहेलमिंथ में रख दोगे। तो तुमको हर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं ताकि कोई भी नई डिस्कवरी आप करो या आगे के टाइम में हो तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक जगह पे उसको हम इस बेसिस पे रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, कंटिन्यू करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या करने वाले हैं। तो हम सबसे पहला बेसिस ले रहे हैं बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला बेसिस क्या ले रहे हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि किस लेवल के पे किसी की बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है, किस लेवल पे किसी की बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। जैसे लेट से अचानक से आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं तो मम्मी फटाफट से रूम को ऑर्गेनाइज कर देती हैं, वैसे आपकी बॉडी में भी सारे के सारे सेल्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, सही जगह पे सही काम के लिए रखे गए हैं। तो हुआ क्या बेटा, सबसे पहले पॉरीफेरा आए। देखो सबसे पहले पॉरीफेरा है, इन्होंने बोला हम पहली बार तो आए हैं एनिमल, थोड़ी सी हमारे पास सेल है, कोई दिक्कत नहीं, हम सेल से ही काम चला लेंगे। सिलेंट्रेटा आए, बोले हम तो पॉरीफेरा से एडवांस है, हम सिर्फ पॉरीफेरा जितने ही काम नहीं कर सकते, हमें कुछ बेटर करना पड़ेगा वरना तुम्हारी नाक कट जाएगी कि तुम बाद में आए तुमने क्या उखाड़ लिया। तो इन्होंने बोला कि क्यों ना
एक तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा लेते हैं, पॉरीफेरा के पास जितनी सेल्स थी उससे ज्यादा कर लेते हैं। हमने बोला ठीक है तुम ज्यादा सेल्स कर लो, पर ज्यादा सेल्स करने से हुआ क्या, लड़ाई ज्यादा होने लग गई। जैसे कोविड के टाइम में घर पे लड़ते ही नहीं रहते थे हम भाई बहन सारे आपस में, कौन मम्मी बोल रही है कोई किचन में हेल्प करा दो, कोई खाना बनाने में हेल्प करा दो, कोई आज बर्तन साफ करने में हेल्प करा दो, हम लड़ रहे हैं, सारा मिसमैनेजमेंट हो जाता है फिर काम का। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी तो काम बढ़ा, काम बढ़ा तो मिसमैनेजमेंट हुआ, कोई बोले मैं ये काम नहीं करूं, ये काम नहीं करूं। तो सिलेंट्रेटा ने सोचा है बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना टिश्यू बना ले, टिश्यू बना के सारे काम बांट दे। मम्मी ने भी तो ये किया था, परेशान हो गई थी रोज हमारी लड़ाइयों से, तो फिर मम्मी ने क्या करा, रोज खाना बनाने में ये नेहा मेरी हेल्प करेगी, रोज कपड़े धोने में इसका भाई हेल्प करेगा, तो ऐसे करके काम बढ़ गया। अब कोई लड़ाई नहीं होगी, आपका मन है या नहीं है, मम्मी ने बोल दिया आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब इससे क्या हुआ, काम ऑर्गेनाइज हो गया, अब कोई लड़ाई नहीं होगी, यानी सारी चीजें सिस्टमैटिक चलेंगी और कोई काम छूटेगा नहीं। तो सिलेंट्रेटा ने क्या किया, बहुत सारी सेल्स हो गई तो उनको ग्रुप बना दिया, इस ग्रुप को दे दिया डाइजेशन का काम कर, इस ग्रुप को दे दिया तू सिर्फ रेस्पिरेशन का काम कर और कोई मतलब नहीं है तुझे, इस ग्रुप को बोल दिया तू एक्सक्रीशन का काम कर। ऐसे करके इसने टिश्यूज बना दिए। ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यू, इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो इन्होंने क्या किया, टिश्यू बना लिया। ठीक, सिलेंटिनोफोरा तो तुमको बताया था ना, इसका छोटा भाई है, जैसा ये करता है वैसे ये करता है, इसने भी टिश्यू बनाया। उसके बाद आए प्लेटीहेल्मिन्थ, बोलते अब क्या करूं, सिलेंट्रेटा ने तो टिश्यू भी बना ली, अब मुझे कुछ तो इससे बेटर करना पड़ेगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थ ने बोला मैं ऑर्गन बना लेता हूँ टिश्यूज को मिला मिला के, पूरा ऑर्गन मेरा एक ही काम के लिए डेडिकेटेड होगा और अच्छे से काम चलेगा। क्योंकि बेटा हम मोस्ट प्रिमिटिव से मोस्ट एडवांस की तरफ जब आते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी तो बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को सपोर्ट करने के लिए आपको और ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और सिस्टमैटिक मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थ ने बोला मैं ऑर्गन बना लेता हूँ, चलो ऑर्गन बना लिया। फिर एस्कीहेल्मिन्थ आया, एस्कीहेल्मिन्थ ने बोला मैं क्या करूं, ऑर्गन तो बना ली प्लेटीहेल्मिन्थ ने, मैं ऑर्गन सिस्टम बना लेता हूं, और इसने सिस्टम तैयार कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे करके। अब आर्थ्रोपोडा क्या करता, लास्ट ही हम कर सकते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाना। तो आर्थ्रोपोडा ने बोला कि मैं किसी और चीज में एडवांसमेंट कर लेता हूं, और एनालिडा ने बोला मैं किसी और चीज में कुछ बेटर कर लेता हूं, और ये वाली कम से कम खराब नहीं करता हूं। इवोल्यूशन जनरली कभी भी पीछे नहीं जाता बेटा, एक बार आप एडवांस कैरेक्टर्स की तरफ आ गए तो आप वापस से पीछे नहीं जाएंगे। तो एनालिडा ने क्या किया, एस्कीहेल्मिन्थ ने ऑर्गन सिस्टम रखा था, तो एनालिडा ने भी ऑर्गन सिस्टम रखा। फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम बॉडी में किस लेवल पे चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बॉडी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, और सेल्स का लेवल कहां तक पहुंचा है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है बेटा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बॉडी में सिर्फ सेल्स होती हैं, टिश्यू नहीं बनती है, और सेल्स के ही बेसिस पे इनकी बॉडी ऑर्गेनाइज हो रखी है। सेल्स ने ही मिलके क्या बना लिया है, ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को आप खोलोगे तो देखोगे तो उसके अंदर सेल्स मिलेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी में क्या हुआ, सेल्स तो थी, सेल्स ने मिलके बेटा इनका ग्रुप बना लिया है टिश्यू, और अब इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी तुम खोलोगे ना तो तुमको क्या दिखेगा, टिश्यू दिखेगा। तो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या है, टिश्यू, टिश्यूज ने मिलके बनाया है ऑर्गेनिज्म। तुम ही बताओ हमने टिश्यू क्यों बनाया बेटा, टिश्यू से होता है डिवीजन ऑफ लेबर, काम बढ़ जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर। क्यों जरूरी है डिवीजन ऑफ लेबर, ताकि लड़ाई ना हो और काम सिस्टमैटिक चले। तो ये सिस्टम और ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या फायदा होगा बेटा, इट सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गेनिज्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है उसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी। जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है ऑर्गेनिज्म में, नए और ज्यादा सेल्स आने की वजह से काम बढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही है, मैनेजमेंट बिगड़ रहा है, उस सबको सपोर्ट करता है, क्योंकि हमने काम बांट दिया है टिश्यू बना के। ठीक है, अब थर्ड लेवल आता है बेटा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड लेवल आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा बेटा, बॉडी के अंदर सेल्स है, सेल्स ने मिलके क्या बनाया है, टिश्यू बनाया है,
और उससे भी बेटर क्या हो गया, टिश्यूज को मिला के हमने क्या बना दिया है, ऑर्गन बना दिया है। मतलब इसकी बॉडी खोलोगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्गन्स मिलेंगे इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन तक का ऑर्गेनाइजेशन है। और लास्ट होता है बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा बच्चे, इनके पास सेल्स हैं, सेल्स ने मिलके टिश्यू बनाई, टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाए, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग, पूरा सिस्टम तैयार कर दिया। जैसे हमारे पास है, हर सिस्टम अलग है, यानी अब ऑर्गन सिस्टम्स ने मिलके ऑर्गेनिज्म तैयार किया। इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तुमको क्या मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम। फिर से एक बार देखो, यहां पर क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा लेवल चल रहा है, सेल्स का। यहां पे ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू। यहां पे ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने कौन से लेवल तक ऑर्गेनाइज कर रखी हैं चीजें, ऑर्गन तक। और यहां पे ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने कौन से लेवल तक चीजें ऑर्गेनाइज की है, ऑर्गन सिस्टम तक। ठीक है, अब आपसे मान लो इसी में से कोई क्वेश्चन बना के पूछ दे कि टिश्यू पहली बारी किस में देखने को मिली, टिश्यू पहली बारी किस में देखने को मिली, तो आपको इसके अंदर फाइलम्स याद करनी पड़ेंगी, इसमें कि कौन कौन सी फाइलम्स आती हैं। देखो जो 11 फाइलम्स है ना, आपने मान लो पहले बेसिस पढ़ा, जैसे कि आपने एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि उसमें कौन से फाइलम आते हैं। जैसे सबसे पहले आया पॉरीफेरा, सबसे पहले आया बेटा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा ने बोला मैं तो पहली बार आया हूं, अभी मैं टिश्यू ऑर्गन सिस्टम कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं तो सिर्फ सेल्स तक रखूंगा अपना ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मुझे भी आता भी नहीं और मेरे पास इतनी सारी सेल्स भी नहीं है कि मैं इतनी मेहनत करूं। फिर क्या आया बेटा, नेक्स्ट आया सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम बता दो फटाफट से, नाइडेरिया। और सिलेंट्रेटा का छोटा भाई टीनोफोरा, जो इसके साथ साथ ही रहता है। इन्होंने क्या बोला कि कुछ तो बेटर करना पड़ेगा पॉरीफेरा से, तो इन्होंने क्या कर लिया, टिश्यू बना ली। ठीक है, फिर आए बेटा इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स ने क्या बना लिया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स ने और कुछ बेटर किया और इन्होंने ऑर्गन बना ली। ठीक है, और फिर आए बेटा एसके हेल्मिन्थ। एसके हेल्मिन्थ ने और कुछ बेटर किया और एसके हेल्मिन्थ ने बना लिया ऑर्गन सिस्टम। और एक बार अगर हमने ऑर्गन सिस्टम बना लिया तो हम पीछे मुड़ के तो देखेंगे नहीं, तो एसके हेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक क्या रहेगा आपका, इन सारे के सारे फाइलम्स में एसके हेल्मिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर आप बताओगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसी में अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन बना दूं कि बताओ बेटा फर्स्ट टाइम सेल की टिश्यू किस में देखने को मिली, तो सिलेंट्रेटा में। तो आप सिलेंट्रेटा का नाम लोगे फर्स्ट टाइम, या ऐसे कह सकते हो फर्स्ट टाइम की जगह और अच्छा अगर हम वर्ड ले ले तो ओरिजिन ऑफ टिश्यू। पहली बार टिश्यू किस में आई है, सिलेंट्रेटा में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको नर्वस टिश्यू में सिखाया था, जब हमने सबसे पहले पढ़ा था एनिमल टिश्यू, तो उसमें नर्वस टिश्यू में पढ़ा था कि सबसे पहले न्यूरॉन किसमें आई थी, हाइड्रा में। और हाइड्रा किसकी एग्जाम्पल होती है, सिलेंट्रेट की। सिलेंट्रेट की एग्जाम्पल होती है बेटा हाइड्रा। हाइड्रा में अगर पूछा जाएगा पहली बार न्यूरॉन किस में आई, तो आप बताओगे हाइड्रा में, और हाइड्रा ऑप्शन नहीं है तो आप बताओगे सिलेंट्रेटा में। याद करो कौन सी न्यूरॉन आई थी सबसे पहले, वहां पर ए पोलर न्यूरॉन, जिसमें कोई भी पोल्स नहीं निकले होते। ठीक है, तो ए पोलर न्यूरॉन सबसे पहले आई थी किसमें, सिलेंट्रेट में, हाइड्रा में। और सबसे पहले टिश्यू भी किसमें बनी है, सबसे पहले टिश्यू भी बनी है सिलेंट्रेट में। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर आते हैं सबसे पहली बार पूछा ऑर्गन किसमें बना है, तो आप प्लेटीहेल्मिन्थ में बताओगे। जब आप इसको पढ़ोगे ना प्लेटीहेल्मिन्थ को, तो आपको यही मिलेगा कि इसमें ऑर्गन पाया जाता है। बट चैप्टर के एंड में एक टेबल दी हुई है जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स को बेटा ऑर्गन सिस्टम में भी इंक्लूड किया हुआ है। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा जो कंटेंट इसका लिखा हुआ है ना प्लेटीहेल्मिन्थ का, उसमें दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ और फ्लैटवर्म। तो डाइजेस्टिव सिस्टम लिख दिया, मतलब एक ऑर्गन सिस्टम है इनके पास। तो बेटा प्लेटीहेल्मिन्थ में ऑर्गन सबसे पहली बार आया है। कभी कभी हो सकता है आपको ऑर्गन ऑप्शन ना मिले, तो एनसीईआरटी ने आपको बताया है कि आप प्लेटीहेल्मिन्थ को ऑर्गन सिस्टम में भी रख सकते हो। पहली बार ऑर्गन तो आया ही है, थोड़ा बहुत माइनर सा प्रिमिटिव सा सिस्टम भी पाया जाता है इसमें। तो प्लेटीहेल्मिन्थ ऑर्गन में भी आते हैं, ऑर्गन सिस्टम में भी आते हैं। अगर दोनों में से कोई एक ही चूज करना पड़ रहा है तो ऑर्गन चूज कर लो, और ऑर्गन नहीं है और तुम्हारे पास ऑर्गन सिस्टम ऑप्शन है तो तुम प्लेटीहेल्मिन्थ के लिए ऑर्गन सिस्टम चूज कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये वाली बात लिखी है। और ये वाला आगे लास्ट वाले चार्ट में दिया है ऑर्गन सिस्टम में प्लेटीहेल्मिन्थ का नाम। और जो लिखी वाली बात है ना जिसमें ऑर्गन लेवल लिखा है, वहां पे एक जगह पे डाइजेस्टिव
डाइजेस्टिव सिस्टम भी लिखा है, तो अगर ऑर्गन है तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोलना चाहिए था, वो एक आपका ऑर्गन सिस्टम हो गया, ठीक है। इसलिए आप प्लेटी हेल्मिंथ को दोनों जगह याद रखोगे। This is all about the first basis of classification, that is level of organization, which can be of 4 types: cellular, tissue or organ system level of organization। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे बढ़ेंगे अपन।